अस्सलाम वालेकुम। भारतीय हुकूमत और मोदी लंगोटी छोड़कर मैदान जंग से भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया है कि किसी तरह निचला बैठने को तैयार नहीं। वो एक ऐसा कंबल बन चुका है कि जिसे मोदी छोड़ना चाहता है, लेकिन वो कंबल मोदी को नहीं छोड़ रहा। यानी भारतीय मीडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत एक एटमी जंग के अंदर चले जाएं। दूसरी जानिब अजीत डोवाल की चालाकियां भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खालिक अजीत डोवाल और रॉ बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। आलमी बरादरी ने उनकी कहानियां खरीदने से इनकार कर दिया है। अब अजीत डोवाल के सामने सिर्फ दो ही सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी बढ़ चुकी है उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आए, या फिर अपनी नौकरी से फारिग हो जाए। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में खुदा का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता कमी होने की अलामत सामने आ रही हैं, लेकिन भारतीय मीडिया है कि किसी तरह से इस कोशिश को कामयाब होने नहीं देना चाह रहा। भारतीय मीडिया हर रोज एक जंगी जुनून भारतीय आवाम के ज़हनों में भरने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हर भारतीय शहरी ये शायद ये समझ रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होने जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब भारत पे ये चीज रोज़ रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि जंग की सूरत में उनके हाथ कुछ नहीं आना, उनको सिर्फ तबाही मिलनी है। यानी उनके यहाँ अगर थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है या कोई उनकी आलमी बरादरी में उनकी बात सुनी जा रही है, तो इस जंगी जुनून की वजह से उनका तारुफ एक जंगजू कौम के सूरत में सामने आएगा और उनका वो ख्वाब जो वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल नशिस्त हासिल करने की कोशिश में हासिल करना चाहते हैं, वो बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। भारत पिछले 25 साल से आलमी सरमायाकारी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म समझा जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने पिछले 25 साल के अंदर तकरीबन 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी भारत के अंदर की है। लेकिन अगर अजीत डोवाल और उसके साथी रॉ की कोशिशों की वजह से ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है और ये कशीदगी जंग की सूरत इख्तियार कर जाती है, तो पाकिस्तान तो इस बार बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत पर थोड़ी सी भी आंच आई तो ये जंग यकीनन एक एटमी जंग बन जाएगी। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर एटमी जंग हो जाती है तो फिर सरमायाकारों के लिए भारत में सरमायाकारी को महफूज समझना नामुमकिन हो जाएगा। उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यह होगा कि वो अपनी सरमायाकारी उठाएं और वापस चीन चले जाएं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से भारत के अच्छे हालात की वजह से चीन से सरमायाकारी भारत आ रही थी। दूसरी जानिब भारत को ये हकीकत भी रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि इस कशीदगी की वजह से इस खित्ते में चीन का असर और रसूख हर गुज़िश्ता रोज की निस्बत बढ़ता चला जा रहा है। भारत के मुकाबले में चीन की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए और चीन ने इस बार बरबला इज़हार किया है। पिछले कशीदगियों की सूरत में चीन हमेशा ये कहता रहा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात की नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन इस बार चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ और वाज़ेह है। उसने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर आंच आई तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा। ये इतना क्लियर मैसेज है भारत के लिए कि भारत की टांगें उसके बाद कांप चुकी हैं। भारत को ये चीज़ अच्छी तरह मालूम हो गई है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का जो उसने पैगाम पाकिस्तान को दिया है, तो यही कार्ड चीन के पास में मौजूद है। चीन जिसने अक्सा चीन की का टोटल कंट्रोल अपने पास ले लिया है, वो किसी भी वक्त ब्रह्मपुत्र का जो दरिया है उसका पानी भारत आने से रोक सकता है। इसके अलावा चीन ने अरुणाचल जो प्रदेश की रियासत है उस पर भी अपना हक जताया हुआ है, तो वो अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो इसका फायदा चीन भी उठा सकता है। इसके अलावा भारत के अंदर मुतअद्दिद आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं जिनको भारत ने जबरन दबा रखा है। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो वो तमाम तहरीकें सर उठा लेंगी और उनमें वो दोबारा से तवाना हो जाएंगे और भारत के लिए उनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय साजिश के जो भोंडे पहलू हैं वो हर गुज़श्ता दिन के साथ सामने आते चले जा रहे हैं। भारत ने जिस तरह से आलमी बरादरी को चीट करने की कोशिश की और उनको ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है, तो उनकी इस कहानी को ना अमेरिका ने बाय किया, ना बरतानिया ने बाय किया, ना फ्रांस ने बाय किया। भारत को कहीं से भी आलमी बरादरी से रत्ती बराबर इमदाद नहीं मिल सकी। हाँ, कुछ मुल्क खामोश हैं,
کچھ، لیکن زیادہ تر ملکوں کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارملائز ہو جائیں، کیونکہ یہ جنگ آنے والے دنوں میں ایک ایٹمی جنگ بننے جا رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید 2000 سے پہلے والے صورتحال ہے کہ بھارت کوئی سرجیکل سٹرائک کرے گا اور پاکستان اس پہ تھوڑا بہت ریٹیلیٹ کرے گا، لیکن پاکستان نے جب سے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی ہے تو بھارت کو بھی اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کا مقابلہ میزائلوں کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں کرنا بہت مشکل ہے۔ 2019 میں بھارت نے بالا کوٹ پر جب حملہ کیا تھا تو پاکستانی جہاز نے تھوڑے سے میزائل چلائے تھے، 1 یا 2 میزائل چلائے تھے، اور بھارت کے 2 جہاز زمیں بوس ہو گئے تھے۔ اتنے بدآواز بھارت نے اپنے ایک ہیلی کاپٹر کو خود اپنے میزائل سے مار گرایا تھا۔ تو بھارت کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ صرف میزائل ہیں بلکہ پاکستان کے پاس ان کو چلانے کا ہنر بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بھارت کے علم ہے کہ چین نے پاکستان کو تکنیکی اور میزائل معاونت دینے کا مکمل فیصلہ کر لیا ہے۔ JF-17 تھنڈر اور دوسرے جہازوں کے لیے ایسے میزائل پاکستان پہنچ چکے ہیں جو ایک بٹن دبانے پر بھارت کی ایئر فورس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس میں بے چینی ہے، اتنی بے چینی ہے کہ وہ پاکستان سے لڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ ان کے پاس آنے والے رافیل طیارے جو ہیں وہ ابھی پوری طرح ان کے پائلٹس کی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ گزشتہ روز انہوں نے اپنے طیاروں کے ذریعے پاکستانی سرحد کے قریب اور LOC پر تھوڑے آپریشنز کیے، اس میں انہیں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد وائس ایئر چیف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس فیصلے سے بھارتی فضائیہ کے اندر بے انتہا بے چینی ہے اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا بے تکا استعمال بھارتی فوج کو بے چینی کا شکار کیے ہوئے۔ وہ فوج، وہ دستے جو بھارتی سرحدوں کے دفاع کے لیے پہلے سے متعین تھے، اگر ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے دفاعی پوزیشنیں چھوڑیں، مورچوں کو چھوڑیں اور پاکستان کے اندر حملے کریں، تو وہ حملے کسی صورت بھی ان دفاعی فوجیوں کو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اور نہ وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے ریجمنٹس، ایسی فارمیشنز، ایسے بٹالینز جو کہ دفاع کے لیے پہلے سے متعین تھے، ان کے اندر بے چینی ہے کیونکہ ان کو آرڈر دیے جا رہے ہیں کہ انہیں وقت آنے پر حملہ کرنا پڑے گا۔ تو بھارت کے اندر جنگ کے حوالے سے جو ان کی اسٹریٹجیز تھیں، جو ان کی کوششیں تھیں، وہ تقریباً تمام کی تمام ناکام ہو چکی ہیں، اور عالمی برادری کی جانب سے ملنے والے پیغامات ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ بھارت ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت حاصل کرے۔ اس کے لیے اس نے جاپان، جرمنی اور برازیل کے ساتھ مل کر لابنگ بھی کی ہے، اور وہ اقوام متحدہ میں اصلاحات بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان اصلاحات کا مقصد کیا ہے؟ ان اصلاحات کا مقصد یہ ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت حاصل کر لے، لیکن اگر بھارت پاکستان کے ساتھ کسی جنگ میں جاتا ہے تو اس صورت میں بھارت کا تعارف ایک دہشت گرد اور انتہا پسند اور امن کے دشمن ملک کے طور پر سامنے آئے گا، اور ایسے فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں اگر بھارت جنگ کی طرف بڑھتا ہے تو دنیا یہ سمجھے گی کہ بھارت اس خطے میں امن نہیں چاہتا، اور اگر اس خطے میں امن نہیں ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ چین کو ہوگا۔ چین کا اثر و رسوخ اس خطے میں بڑھے گا۔ بھارت اگر اپنی سرحدوں کا جائزہ لے تو اس کی ایک جانب پاکستان ہے، ایک جانب چین ہے، اور ایک طرف نیپال ہے اور ایک طرف بنگلہ دیش ہے۔ اگر ہم جیو پولیٹکس کا جائزہ لیں تو چین سے بھارت کی دوستی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ 1962 میں ایک باقاعدہ جنگ بھارت اور چین کے درمیان ہو چکی ہے، جس میں ایک بڑا علاقہ بھارت سے چین نے چھین لیا تھا اور اس کا کنٹرول اب چین کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ 3 سے 4 جنگیں باقاعدہ ہو چکی ہیں بھارت کی، تو اس لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت اچھے تعلقات کبھی بھی نہیں رہے، چند سالوں کے لیے اچھے تعلقات رہے، لیکن اس کے بعد بھارتی انتہا پسندانہ سوچ اور RSS مینٹیلٹی نے اس امن کو پھر سے خطرے میں ڈال دیا، اور آج پھر بھارت کی اسی جارحانہ پالیسی نے اس پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ تیسری جانب نیپال ہمیشہ بھارتی جبر کا شکار رہا اور اس کی ایجنسیوں نے وہاں کی سوورینٹی کو ہمیشہ چیلنج کیا۔ بنگلہ دیش 1971 کے بعد بھارت کے اثر و رسوخ میں رہا، لیکن حسینہ واجد کی چھٹی کے بعد اب ایک بار پھر بنگلہ دیش ایک پرامن ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور وہ بھارتی اثر و رسوخ کو کسی طور پر قبول نہیں کر رہا۔ تو یہ 4 سرحدیں ایسی ہیں کہ جو بھارت کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو ان حالات میں اگر بھارت کسی جنگ کی طرف جاتا ہے تو نہ تو اس کو عالمی برادری سے کوئی سپورٹ ملے گی، بلکہ اقوام متحدہ میں جو اس کا پروسیس سلامتی کونسل کے لیے میں مستقل نشست کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ
भारत में सरमायाकारी के लिए एक अच्छा माहौल आजकल चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां चीन से अपनी सरमायाकारी लेकर भारत में आना चाह रही हैं, लेकिन भारत अगर जंग में जाता है, जो यकीनन एक एटमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो भारत के अंदर जो पिछले 25 साल के अंदर 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है, वो चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में वापस जा सकती है। यानी दुनिया का कोई भी सरमायाकार ये क्यों चाहेगा कि वो एक ऐसे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करे जो एक एटमी जंग के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल होने जा रहा है, ये शामिल हो चुका है। तो भारत में सरमायाकारी जो पिछले कुछ अरसे से उनकी जीडीपी ग्रोथ जो है दुनिया में बहुत उस पर नुमाया नजर आ रही है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो खतरे में पड़ जाएगी और भारत बहुत पीछे चला जाएगा। इसके अलावा वहां पे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बहुत क्लियर वर्ड्स में बता रहे हैं कि भारतीय सियासतदान जिस मिस एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं, हालात उसके लिए साजगार नहीं है। अब पाकिस्तान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, अल नसर मिसाइल, शाहीन 2 मिसाइल, शाहीन 3 मिसाइल और अबाबील मिसाइल, इसके आने के बाद भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने का सोच भी नहीं सकता। अगर वो सोचता है, और पाकिस्तानी जो फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर के क्लियर कट मैसेज के बाद कि अगर भारत कोई जवाब को हमला करेगा तो उसको उससे दुगना जवाब मिलेगा, तो भारत को यह तवक्को नहीं होनी चाहिए कि वहां पर वो इस ऐसी कोई पाकिस्तान से कोई पॉलिटिकल गेन हासिल कर सकेगा। तो बड़ा क्लियर मैसेज भारतीय अफवाज की तरफ से अपने सियासतदानों को भी दिया जा रहा है कि उन्हें किसी भी मिस एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। इन तमाम हालात में रॉ और अजीत डोवल के लिए स्पेस बहुत कम होती चली जा रही है और उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने एजेंडे पर को लेकर आगे चले। जो जिस तरह से पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी करा रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर या फाटा के अंदर जो उनकी जिस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब उन पे ये बात क्लियर हो रही है कि जैसे अगर वो यहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे तो उनकी जंग की सूरत में उनके अपने मुल्क के अंदर हालात उनके कंट्रोल से निकलना शुरू हो जाएंगे। वहां वो तहरीकें जो पहले से चल रही थी वो दोबारा से सर पकड़ रही हैं, वो जोर पकड़ रही हैं और सिखों की तहरीक है। इसके अलावा और भी 19 से 20 तहरीकें हैं जो बाकायदा तौर पर आज़ादी की तहरीकें भारत के अंदर चल रही हैं। तो जब भारत का कंट्रोल उन पर कमजोर होगा तो वो दोबारा से जोर पकड़ जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत के लिए बना हुआ है वो भारत का मीडिया है। भारतीय मीडिया एक ऐसा कंबल है जिसको मोदी और अब उसकी हुकूमत छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो भारत को दोबारा से जंगी जुनून की तरफ और जंग की तरफ धकेलना चाहता है। उन्होंने जो वॉर सेंटर्स बना के बड़े बड़े ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, उनकी वो ट्रांसमिशंस भारतीय आवाम के जहनों को परागंदा कर रहे हैं, लेकिन वो मोदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज अगर मोदी किसी वजह से इस जंग से भाग रहा है तो वो मोदी को इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होने जा रहा है। तो मोदी तो इस जंग से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया मोदी को इस जंग में घसीट कर वापस लाना चाह रहा है। तो इस वक्त मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सूटेबल ये होगा कि वो अपने मीडिया को लगाम डाले ताकि इस खित्ते में अमन बहाल हो, जंगी जुनून का खात्मा हो, लोग अमन से रह सकें, तिजारत कर सकें और लोगों के लिए पुरअमन माहौल आगे का जारी और सारी रहे। पाक भारत कशीदगी पर मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।